गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे लोग देखिए इधर। ओके, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा क्लास को। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो ये टॉपिक बहुत मुश्किल का है, ठीक है ना। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, नहीं तो ये टॉपिक कवर नहीं जल्दी कर पाइएगा। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स, इसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से जनरेशन दैट मींस जेनेटिक्स वर्क करता है। हाँ ना, लाल टिफिन नहीं वही होगा। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में थोड़ा दिक्कत से आती है, और जो चीज़ को समझने में दिक्कत ज़्यादा हो उसे ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आनुवंशिकता दैट मीन्स जेनेटिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें दोनों टाइप का पढ़ना है। पेड़ पौधे के बारे में भी क्रॉस और ह्यूमंस के बारे में भी क्रॉस पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस टॉपिक में कैसे कैसे चीज़ें स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले आनुवंशिकता दोनों में देखेंगे। ये डीएनए पर आधारित होती है। ये देखिए हेलिक्स मॉडल है, ये डीएनए का हेलिक्स मॉडल है। आपको इस पर आधारित चीजें मिलेगी। ये आनुवंशिकता कैसे बच्चे यानी कि लड़का और कब लड़की पैदा होती है, ठीक है ना। तो हम लोग अध्ययन करेंगे इसके बारे में, किस प्रकार से स्पर्म इन्वॉल्व होता है ओवल के साथ में, ठीक है ना। ओवम के साथ में स्पर्म किस प्रकार से इन्वॉल्व होता है, और ये क्रोमोसोम के कारण होता है, ड्यू टू क्रोमोसोम्स, है ना। लेडीज में एक्स क्रोमोसोम होता है और जेंट्स में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होती है। खैर, तो इस क्रोमोसोम की वजह से ये चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आनुवंशिकता के क्या क्या लक्षण है, आनुवंशिकता का पिता किन्हें कहा जाता है, पूरा डिटेल्स आनुवंशिकता के बारे में ही स्टार्ट है, ठीक है ना। फोन नहीं चलाइए, ठीक है। कहते हैं वे लक्षण मतलब कहा जाता है ना कि उसका कैरेक्टर्स, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। संचरित मतलब चलते रहते हैं, एक से दूसरे में जाना वो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है ना, संचरित होना कहा जाता है, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, है ना। बाप वाला गुण बेटा में चला जाना, यही गुण कहलाता है आनुवंशिक। क्या कहलाता है? आनुवंशिक कहलाता है। आनुवंशिक नहीं होगा, आनुवंशिक, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? आनुवंशिक कहलाएगा। ओके, क्लियर है। आनुवंशिक क्या हो गया? यही जो कैरेक्टर्स पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। जैसे हमारे पुरखों यानी दादा के दादा अगर होंगे तो उनका भी कैरेक्टर हमसे मिलता जुलता होगा, है ना। 100% तो नहीं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर मेरे मम्मी पापा से मिलता है। लेकिन कहने का मतलब है कि पूरा दादा के दादा ऐसे चेक करो तो वहाँ पे कैरेक्टर थोड़ी कम मिलेगी, समझा ना। तो डिपेंड करता है हमारे, देखिए अब हम लोग का जनरेशन जो है, जैसा आप अभी कर रहे हो ना, इसका प्रभाव पड़ेगा अगला जनरेशन। अगर आप पढ़ने में कमजोर हो तो आपका जनरेशन भी ऑब्वियसली 90% पढ़ने में कमजोर रहेगी, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आपके अभी के माहौल पर कि आप किस प्रकार। अब बाकी चीजें आप देखते होंगे, है ना। पिताजी के कैरेक्टर से हमारा मिलता जुलता है। अगर पिताजी एकदम होनहार होंगे, किसी चीज को 10 लोग के सामने भी जीतने की कैपेसिटी होगी तो तुम्हारे पास भी वो कैपेसिटी होगा। अगर उनके सब जगह हार बार जाते होंगे तो आप भी देखते हो कि मैं भी हार रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ परिवर्तन आते हैं आपकी मेहनत पर, मेहनत करके भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप भी परिवर्तित करोगे तो अगला जो चाइल्ड पैदा होगा तो उसमें भी इस परिवर्तन को देखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये लक्षण क्या कहलाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। इसमें सिर्फ दिमागी चीजें नहीं इफेक्ट डालती है ना, देखने के भी डिजाइन पे, ठीक है ना, और रहन सहन पे भी। कभी कभी जो बीमारी उनको रहता है वही बीमारी आपको भी पड़ जाती है। जैसे अगर मान लो सोने की बीमारी उनको है ना, तो आपको भी उस प्रकार से सोने की बीमारी रहेगी। सोने मतलब स्लीप, ठीक है ना, ज्यादा नींद आने वाली, कम नींद आने वाली। तो ये सब सारा डिटेल्स जेनेटिक्स के परिमाण का गलत होता है, ठीक है ना। तो ये में भी थोड़ी परिवर्तन हो जाता है, ये नहीं कि हूबहू नहीं रहेगा, कुछ परिवर्तन होते हैं।
आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण, संचरण मतलब वही एक दूसरे से जारी, और संचरण की विधियां और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिक कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाएगा, आनुवंशिक। अगर हम कहेगा कि जेनेटिक्स के जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकता के जिसके अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन किया जाए, जैसे एपीकल्चर पिसिकल्चर सब पढ़े थे ना, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन आनुवंशिकी, उसे आनुवंशिकी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आनुवंशिक। जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, आनुवंशिकी बोलेंगे। आपको ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। जहां पे आनुवांशिक लक्षणों का वर्णन हो, आनुवांशिक लक्षणों की विधियां का वर्णन हो, उसके कारणों का वर्णन हो, उस पुस्तक को क्या कहेंगे, उस विषय को क्या कहेंगे, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक कहा जाएगा, ठीक है ना। क्या कहा जाएगा, जेनेटिक। कहता है आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे किसने दिया था, ग्रेगर जोहान मेंडल। और जो आज शाम में जो क्यूज होगी, ठीक है ना, इसी से संबंधित 5:30 बजे, कितना बजे, 5:30 बजे इसका क्यूज होगा, 5:30 बजे। ये मेरे द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा। जो क्यूज मेरे द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती है वो आंसर पूरा मिलेगा, कौन टॉप के वो बताएगा। लेकिन जो क्यूज किसी और के जगह से मैं हस्तांतरित करता हूँ, सिर्फ चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, तो इसीलिए उसमें पूरा डाटा नहीं बदला पाता है। तो ये ग्रेगर जोहान मेंडल याद रखिएगा। और ग्रेगर जोहान मेंडल कहाँ के मतलब कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया के ये है ग्रेगर जोहान मेंडल। इनका ये जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, ये मृत्यु का डेट है, तो 22 से लेकर के 84 कहता है। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है। तो आप क्या आंसर दोगे, ग्रेगर जोहान मेंडल या सर ग्रेगर जोहान मेंडल। याद हो गया, जोहान्स मेंडल, सर ग्रेगर जोहान मेंडल, सर ग्रेगर जोहान मेंडल। याद हो रहा है, सर ग्रेगर जोहान मेंडल, सर ग्रेगर जोहान मेंडल, सर ग्रेगर जोहान मेंडल। आनुवंशिकी का पिता सर ग्रेगर जोहान मेंडल, आनुवंशिकी का पिता, अरे बोलो, आनुवंशिकी का पिता सर ग्रेगर जोहान मेंडल, आनुवंशिकी का पिता, हाँ, सर ग्रेगर जोहान मेंडल, आनुवंशिकी का पिता 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 सर ग्रेगर जोहान मेंडल। याद हो गया ना। अब देखिए इस प्रकार से आनुवंशिकी होगी जिसमें हम जीन और युग्मक ऐसे सब चीजों को देखेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे। और यहाँ पे देखिए यही है सर ग्रेगर जोहान मेंडल। यहाँ पे कौन नजर आ रहे हैं, सर ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है ना। अगला है आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो शब्द आई, ये जो शब्द है, वर्ड्स है जेनेटिक्स, इसका किसने नाम दिया, तो विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द का विल्हेम जोहानसन ने दिया। दोनों के दोनों चीजें अपने अपने जगहों पर इंपॉर्टेंस है। आनुवंशिकता शब्द का पहले विचारधारा किसके में आई, आनुवंशिकता को किसने दिया, तो विलियम वाटसन ने दिया। आनुवंशिकता विलियम वाटसन, आनुवंशिकता विलियम वाटसन। और जीन की अगर बात करो, जीनोम की बात करो, जीन की बात करो, तो विल्हेम जोहानसन ने दिया। किसने दिया, विल्हेम जोहानसन ने दिया, ठीक है। याद हो गया। आनुवंशिकता का शब्द की व्याख्या किसने करा, विलियम जोहानसन वाटसन ने, विलियम वाटसन ने। और जीन शब्द विलियम जोहानसन, विल्हेम जोहानसन, ठीक है ना, याद रखिएगा विल्हेम। अब देखिए यहाँ पे अगर मैथ में अगर फिगर देखोगे तो ये है, ठीक है ना, विल्हेम जोहानसन। ये कौन है, विल्हेम जोहानसन है, और ये विलियम वाटसन है। विलियम वाटसन आनुवंशिकता शब्द का नामकरण किया। आनुवंशिकता को सबसे पहले डिफाइन किसने किया, तो विलियम है ना। अब आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो सर ग्रेगर जोहान मेंडल। ये दोनों उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नाम पढ़े थे, है ना, जेनेटिक्स का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स,
जिन सर ग्रेगर जोहान मेंडल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा जिन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो जिन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले विल्हेम जोहानसन ने किया। किसने किया? विल्हेम जोहानसन ने किया। क्लियर है ना? विल्हेम जोहानसन ने किया। कहता है आनुवंशिकी जो जेनेटिक्स लाया गया, जेनेटिक्स संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। ये पौधा बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? कौन सा पौधा? मटर के पौधे को इन्होंने खोज किया। सबसे पहले मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर? मटर यानी पीज। ये आप देखते होंगे पी, है ना? इतना तो सब फरता नहीं है, झुट्टों पे दिखा रहा है। ये वाला फरता है, ये पता नहीं कैसे कैसे लोग बना देता है, ठीक है ना? चलिए समझ में आया। मटर के प्रयोग अगर कहा जाता है आनुवंशिकी संबंधी सबसे प्रयोग, पहला प्रयोग किस पर किया गया? कौन सा पौधे पर किया गया? तो क्या आंसर होगा? मटर पे किया गया। किस पर किया गया? मटर पे किया गया, ठीक है ना? अब कहता है कि मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया। पहले एक जोड़ी का, फिर दो जोड़ी का, और दोनों में क्रॉस करवा करके देखा, ठीक है ना? क्रॉस करवा करके देखा, जिन्हें क्रम से एक संकरीय या द्विसंकरीय कहा गया। अगर एक जोड़ी के साथ में अगर क्रॉस किया गया, है ना? जैसे अगर ये मानव होता तो सेक्स के द्वारा होता, लेकिन इसके द्वारा क्रॉस के द्वारा होता है। हाइब्रिड, क्या? हाइब्रिड, है ना? हाइब्रिड को अगर, है ना, उसको दोगला कहते हैं, गाली भी लोग देते हैं दोगलवा कहीं के, ठीक है? तो ये गाली कहाँ से है? ये हाइब्रिड है ना? ये उससे पैदा नहीं है, तू उससे पैदा लिया है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रही है चीजें कि एक जोड़ी के साथ अगर क्रॉस किया गया, देखिए एक जोड़ी के साथ क्रॉस किया गया, ठीक है? एक जोड़ी के साथ क्रॉस किया गया तो उसको एक संकरीय बोलेंगे, है ना? मोनो हाइब्रिड बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड। अगर एक जोड़ी को लेकर के क्रॉस किया गया तो मोनो हाइब्रिड, और दो जोड़ी को लेकर के क्रॉस किया गया तो उसे डाई हाइब्रिड बोला जाएगा। बोलो क्या बोला जाएगा? डाई हाइब्रिड, ठीक है ना? अलग अलग गुणों वाला लिया जाता है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे कैसे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का निर्माण हो पाता है, ठीक है ना? देखिए अब एक संकरीय क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? एक संकरीय क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक संकरीय क्रॉस मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक संकरीय क्रॉस मतलब क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक संकरीय क्रॉस मींस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। याद हो गया ना? एक संकरीय क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक संकरीय क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कहता है कि मेंडल ने, किसने? मेंडल का पूरा नाम सर ग्रेगर जोहान्स मेंडल। सर ग्रेगर जोहान्स मेंडल, ठीक है ना? इनके जन्म कब हुई थी? 1822। वेरी गुड। अब मृत्यु हुई थी 1882 में। कब हुई थी? 1882 में। वेरी गुड। तो मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए एक लंबे टी एवं बौने टी पौधे के बीच को क्रॉस करवाया, जिसे अलग ये चीज प्राप्त हुआ, ठीक है ना? देखिए जिसे क्या प्राप्त हुआ था? देखो यही वाला चीज प्राप्त हुआ था। एक लंबा पौधा लिया जिसको वहां टी दिखा रहा है, यहाँ पे एल दिखा रहा है, और यहाँ एक छोटा बौना पौधा लिया जिसको एल दिखा रहा है। अगर ये एल लंबा के साथ में क्रॉस किया गया तो यहाँ पे एल मिला और छोटा लंबा एल मिला, लेकिन फिर बड़ा लंबा एल। देखो ना ये वाला एल, ये वाला जो एल है क्रॉस होने के वजह से देखो ये एल के जैसा नहीं आ जाएगा, तो एक बड़ा एल और एक छोटा एल जैसा बन गया, ठीक है ना? तो यही वाला बातें याद रखिएगा। ये परिणाम हुए, यहाँ देखने को मिलेगा ये परिणाम हुए। मोनो हाइब्रिड के केसेस में ऐसा डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो देने वाला होता है, रिसेसिव मतलब जो ग्रहण करने वाला होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये डोमिनेंट कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे बनाता है, ठीक है ना? क्या किया आप यहाँ पे पॉइंट्स को देखिए। कहता है कि निम्नलिखित परिणाम हुए। कब? जब मेंडल ने, ध्यानपूर्वक देखिए, जब मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए, एक संकरीय क्रॉस के लिए, है ना? एक संकरीय क्रॉस में मोनो हाइब्रिड के लिए, किसके लिए? मोनो हाइब्रिड के लिए लंबे को टी से डिनोट करेगा, लंबे से कैपिटल टी से, और बौने मतलब ड्वार्फ, बौना, ठीक है? इसके लिए स्मॉल टी, ड्वार्फ यानी स्मॉल टी के पौधे के बीच में क्रॉस करवाएं तो क्या क्या परिणाम हुआ। देखो यहाँ पे क्या क्या परिणाम हुआ। तो लंबे पौधे और यहाँ पे बौने पौधे समझ में आ रहा है ना? बौना पौधा लिया गया
अब इन दोनों से क्या टी मिला, यहाँ से क्रॉस के बाद टी मिलेगा और यहाँ से क्रॉस के बाद क्या मिलेगा, छोटा टी मिलेगा। तो दोनों से जब क्रॉस हुआ तो इसका गुण जो आ गया, ये लंबा और छोटा दोनों का संकर है। इसको कहेंगे सभी पौधे संकर लंबे F1 पीढ़ी के होंगे। किस पीढ़ी का होगा, फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी का होगा। कौन सा, फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी। फिर इसके बाद ये कृत्रिम तरीके से कराया गया था। कृत्रिम तरीके मतलब आर्टिफिशियल नहीं, ठीक है ना। अगला है स्वपरागण करके, यानी फिर से क्रॉस हुआ। अब बताओ एक इसमें कैसा गुण है, इसमें कैसा गुण है, तो इसमें गुण है, इसमें कैसा गुण है, तो इसमें ये गुण है, एक लंबा वाला गुण आ गया और दूसरा बौना वाला गुण आ गया। क्योंकि क्रॉस किसके साथ हुआ था, लंबे और बौने के साथ। लंबे और बौने के साथ जब क्रॉस हुआ तो कैसा मिला, लंबा और बौना मिला। बोलो कैसा मिला, लंबा बौना गुण वाला मिला। अब ये इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया गया, सेल्फ परागण करवा दिया गया। तो कहता है ये चांसेस हैं, यहाँ पे दो चांसेस मिले कि शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा कितना परसेंट, 25%, और शुद्ध बौना 25%। लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि संकर लंबे होंगे, क्योंकि यहाँ संकर लंबे पौधे का प्रोबेबिलिटी ज्यादा था। किसका, संकर लंबे का। तो ये वाला जिस जैसा ये गुण है वैसा ही गुण यहाँ मिलेगा, ये ज्यादा प्रायिकता है, ठीक है ना। ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि जैसा ये था वैसा मिले। लेकिन 25% ये है कि शायद शुद्ध लंबा मिल जाए, या 25% ये है, यहाँ तो ये क्रॉस था ना, शुद्ध बौना मिले। लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि संकर लंबल मिले इसके जैसा। अब यहाँ पे अब 3 गो बन गया। अब जब 3 गो बन गया तो फिर से संकर होगा, ठीक है ना। फिर से जब संकर होगा तो ये स्वपरागण होगा, और ये हमेशा, अब बताइए इसके साथ बौना है, बोलो इसके साथ बौना नहीं है। तो इससे जो हमेशा निकलेगा बीज वो कैसा होगा, लंबा होगा। यही आपके मार्केट में मिलता है, समझ में ना। ये आपको क्या मिलेगा, मार्केट में जो बीज आती है ना, यही वाला क्रॉस करवा के आपको दिया जाता है। ये वाला हटा दिया जाता है और इसको क्रॉस करवा के आपको मार्केट में। फिर यहाँ पे इसके साथ होगा तो इसमें टेंशन रहता है। 75% ये चांस है, 75% ये चांस है कि लंबा मिले और 25% चांस है कि बौना मिले। इसमें क्या चांस है, इसमें उल्टा चांस है, इसमें हमेशा बौना मिलेगा। तो इसको रखेगा कोई, शुद्ध बौना मिलेगा। कैसा मिलेगा, शुद्ध बौना मिलेगा। तो इसे कोई रखने को तैयार बिल्कुल भी नहीं होगा। बोलिए अब इस प्रकार से हम इसको सेकेंड जनरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको सेकेंड जनरेशन बोलेंगे और इसको थर्ड जनरेशन बोलेंगे। अब पता है यही वाला आपके मार्केट में आता है थर्ड जनरेशन का, जिसमें यह हटा दिया जाता है। इस पर भी कुछ नहीं होता है। इस पर कभी कभी देखते हैं ना, लाते हैं बीज ठीक है, लेकिन कुछ खराब निकल जाता है। तो पता कौन वाला दे दिया, देखो यही वाला दे दिया कि चांस नहीं, एक ही चीज 2 प्रकार का रहेगा। कहें कि 100 रुपये वाला चाहिए कि 150 वाला चाहिए, है ना, सब रहेगा सेम है। लेकिन एगो 100 रुपया मिलेगा, सही वाला मिलेगा, उसमें कुछ बढ़िया निकल जाएगा, कुछ खराब निकल जाएगा। और अगर 150 में ले लिए तो फिर ये वाला पक्का वाला दे दिया। इसमें 1% चांस नहीं है कि खराब किस्म का है, ठीक है ना। और ये वाला मार्केट से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो कैसे क्रॉस करवाया गया। अब देखिए यहाँ से अगर कहते कि सर ये वाला हमें हमेशा रोक देता, अरे लाते अच्छा कहाँ से, कभी खराब मिलता तो कभी अच्छा मिलता, इस वजह से ये टेंशन था। तो पहले इसको करवा दिया गया क्रॉस। इसको करवाया तो 3 टाइप के मिला, एक मिला शुद्ध लंबे, एक मिला शुद्ध बौने, और एक मिला दोनों का मिक्सचर, जिसमें लंबा का प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। शुद्ध बौने को अगर सेल्फ प्रोडक्शन कराया गया, सेल्फ परागण कराया जाएगा तो ये बौना मिलेगा, इसलिए इसको हटा देंगे। ये वाला कहेगा इसमें चांस ज्यादा है लंबा होने के, कितना 3%, यानी 75%। कितना परसेंट, 75% इसमें चांस है। तो 75% मतलब 75% मतलब टोटल है 8 गो। तो 8 गो में क्या है, 6 गो हो गया 75%, यानी 100 रहे 100, तो 75% कितना, 75%, 75 4 रहेगा, 4 को मान लीजिए 100, तो 75 मतलब 3,
4 को 100 मानिएगा तो 75 मतलब 3 और 25 मतलब 1, तब ना 25 का 25, 50, 25 ये 75, 25 चौका 100। समझ में आया? अब आधा % मतलब 50-50, ठीक है ना? तो यानी कि ये 4 में प्रत्येक 4 मटर के पौधे पे 3 पौधा ये मिलता था जो अच्छा होता था, 1 पौधे खराब होता था। और इसमें के चारों पौधे अच्छे होंगे, ठीक है ना? आपको ये बातें समझ में आ गई किस प्रकार से ये देखिए हुआ, ठीक है ना? देखिए तो यहाँ पे एगो टॉल एगो ड्वार्फ लिया गया। टॉल मतलब क्या होता है? लंबा, और ड्वार्फ मतलब नाटा होता है। तो टी और टी मिला इसको सेल्फ कॉन्जुगेशन करवा दिया गया, है ना? यानी कि इसके साथ ऐसे और इसके साथ ऐसे, तो टी भी मिलेगा और छोटा भी टी मिलेगा। इसमें भी छोटा टी मिलेगा, इसमें बड़ा टी मिलेगा। ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? बड़ा टी होने का, छोटा ड्राफ्ट होने का बहुत कम, है ना? ये देखिए यहाँ पे इसका अनुपात याद रखिएगा, ठीक है ना? इसको आप अनुपात याद रखिएगा। ये कहलाता है फिनोटाइप। ये क्या कहलाता है? फिनोटाइप। ये स्वपरागण जो होते हैं ना, इसको फिनोटाइप बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। तब पूछेगा सेकंड पीढ़ी के, यानी देखिए लगा क्या फोन चला रही, देखा फोन, रुको इसमें रख, फोन में कैसे यहाँ पढ़ा रहे किस लिए? चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे फिर से एक बार। इसको हम लोग फिनोटाइप बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप में 3:1 होगा, यानी टोटल जब 4 होगा तो 4 गो में 3 गो अच्छा निकलेगा और 1 गो खराब निकलेगा। जब टोटल 8 होगा तो 6 गो अच्छा निकलेगा और 2 खराब होगा। जब 12 होगा तो बताइए कितना अच्छा निकलेगा? बोलिए 8 गो अच्छा निकलेगा और 4 गो खराब निकलेगा। आपको समझ में आ गया चीजें, ठीक है ना? या 9 3 12, 9 गो अच्छा निकलेगा और 3 गो खराब निकलेगा। 9 गो अच्छा निकलेगा और 3 गो क्या निकलेगा? खराब निकलेगा, यानी 75%। तब फिनोटाइप का अनुपात याद रखिएगा 3:1। 3 में 4 में 3 अच्छा और 1 खराब, ठीक है ना? ये सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जीनोटाइप है ना? जीनोटाइप 1:2:1। तो 1:2:1 मतलब ये वाला 1 25%, ये 50%, तो 2, और ये कितना %? 1%। और जीनोटाइप में, फिनोटाइप में सिर्फ ये, है ना? ये कितना हो जाएगा? 3:1। बोलो दिक्कत है क्या? हमें तो लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, समझ में नहीं आया? बोलिए। हाँ, फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात बताओ। फिनोटाइप का अनुपात बताइए। फिनोटाइप का अनुपात फिनोटाइप का अनुपात बताइए। फिनोटाइप का अनुपात 3:1 and 3:1। और जीनोटाइप 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। याद हो गया? फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 121 नहीं, 1:2:1, 1:2:1। याद हो गया? फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 2:1। अब देखिए, F से हो गया फिनोटाइप और Z से हो गया जीनोटाइप, या G से, है ना? ये वाला छोटा है। ABCD में पहले F आता है कि G आता है? बोलो एक बार, आप लोग सारे लोग बोलो। F आता है कि G आता है? F आता है। जोड़ लिया हाथ पर। F आता है ना? है ना? अब इतना छोटा तो हम काहे पूछ रहे हैं भाई, और इस पर इतना डिटेल्स काहे कर रहे हैं? तो यहाँ से कोड बना रहे हैं, है ना? कि भूल ना जाइए कि फिनोटाइप वाला कौन था, जीनोटाइप वाला किधर गया। फिनोटाइप और जीनोटाइप। तब एक पहले आता है तो इसका होगा कम वाला, तब 3:1। आपको याद रहेगा ये 3:1।
लेकिन ये बोला जाएगा केकर में 3:1 और केकर में 1:2:1। तो 3:1 पहले वाला में छोटा है, अभी बड़ा ना है 1:2:1, 1:2:1 जीनोटाइप वाला में। या हो गया एबीसीडी में पहले एफ आता है तो छोटा वाला, उसके बाद एबीसीडी में जी बाद में आता है तो जीनोटाइप बड़ा वाला 1:2:1। बोलो दिक्कत नहीं है ना। तो एगो में 34 और एगो में 131, ठीक है ना। आप देखिए द्विसंक्रिय क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंक्रिय क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंक्रिय क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। कहता है मेंडल के ने द्विसंक्रिय क्रॉस के लिए गोल, गोल मतलब राउंड, गोल मीन्स राउंड, बोलो गोल मीन्स राउंड, और पीले बीज यानी गोल तथा पीले बीज लिया, गोल और कैसा बीज लिया, पीला बीज लिया जो राउंड होगा, और हरे और झुर्रीदार यानी रिंकल्स, झुर्रीदार यानी रिंकल्स, झुर्रीदार यानी रिंकल्स, ओके याद हो गया, झुर्रीदार यानी रिंकल। एक बीज लिया गोल, जो कैसा कलर के था, पीला, गोल वाला, अरे बोलो यार, गोल वाला पीला, गोल वाला पीला नजर आ रहा है, देखो तो मैप में कहीं, गोल वाला पीला, और रिंकल्स में झुर्रीदार है ना। देखो जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है ना तो रिंकल्स कैसे पड़ जाते हैं, झुर्रियां। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट हो गया, बूढ़ा हो रहा है तो ये धीरे धीरे रिंकल्स स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो ये झुर्रीदार, कौन सा दार, तो झुर्री समझ में आ गया, रिंकल्स देखो, रिंकल्स ऐसे ये रिंकल्स है ना, यहाँ पे रिंकल्स यानी झुर्रीदार। ये किस कलर का है, बोलो एक बार, किस कलर का है, यहाँ पे ये ग्रीन है, यहाँ पे क्या है, ये ग्रीन है, और जो राउंड होगा, कौन राउंड, वो जो राउंड होगा वो क्या है, पीला है, जो राउंड है वो क्या है, पीला है, और रिंकल्स वाला हरा, याद रखो, रिंकल्स वाला हरा और राउंड वाला पीला, यानी गोल पीला, गोल पीला, ठीक है, गोल पीला और रिंकल्स हरा। अब देखिए फिर से, फिर आगे सब जी आगे बोलो तो, नहीं सुना के सुनाई पड़ता है क्या, हाँ नहीं सुनाई पड़ता है, हाँ जी बताइए गोल कैसा, पीला, और रिंकल्स, रिंकल्स हरा, झुर्रीदार जो होगा वो हरा, ठीक है ना, रिंकल्स वाला। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि गोल और पीले बीज, हरे व झुर्रीदार बीज लेंगे, ठीक है ना। तो रिंकल्स गोल गोल, राउंड राउंड, राउंड राउंड, राउंड राउंड, तो यहाँ आर मिला, क्या मिला, आर, राउंड राउंड आर, ये राउंड है, आर फॉर राउंड, आर फॉर राउंड, ठीक है, वाई फॉर येलो, वाई फॉर येलो, वाई फॉर येलो, वाई फॉर राउंड वाला येलो, और यहाँ रिंकल्स, आर से रिंकल्स, आर से छोटा आर से रिंकल, छोटा आर से रिंकल, ये भी छोटा आर से रिंकल, और रिंकल्स कैसा होगा, हरा, रिंकल्स कैसा होगा, हरा, से उत्पन्न पौधे को क्रॉस कराया गया, जिससे गोल तथा पीला के बीज प्रभावी हुए, यानी गोल और पीला का बीज बना, प्रभावी हुआ मतलब बना। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप समझिएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे गोल और पीला लिया गया, ये राउंड है, और राउंड और पीला लिया गया, राउंड और पीला के गैमेट्स करवाया गया, जब इसे क्रॉस करवाया गया तो एक आर और एक वाई मिला, बोलो क्या मिला, एक आर और एक वाई मिला, और यहाँ भी मिलेगा छोटा आर और छोटा वाई मिलेगा, है ना, यहाँ बड़ा आर और बड़ा वाई, ठीक है, और यहाँ छोटा आर और छोटा वाई, ओके, छोटा आर और छोटा वाई। लेकिन जब क्रॉस करवाया जाएगा तो इन्हीं रूपों में मिलेगा, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। तो अब याद रहे ना किसके रिंकल्स के लिए कौन मतलब गोल के लिए है। अब इसे स्वपरागण करवाया गया, ठीक है ना, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन।
और पर परागण को बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। पर परागण को क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। पर परागण को क्रॉस पोलिनेशन।